नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त अफरोज अहमद। आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। आई होप कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक को लेकर आए हैं जिसको देखकर बच्चे के मन में हमेशा डाउट रहता है कि क्या सर ये थेल्स का प्रमेय ऐसा होता है? सर थेल्स का प्रमेय को सिद्ध कैसे करते हैं? सर थेल्स का प्रमेय कहाँ लागू होता है? सर इसको कैसे आसान समझा जाए, इसको आसान कैसे बनाया जाए? तो बेटा, जब तक मैं हूं तब तक तुम्हारे लिए मैथ को एकदम आसान बना दूंगा। आप बस केवल हमारा साथ दीजिए। तो बेटा, आज आपका ये जो मन में जो डाउट चलता था वो डाउट आज क्लियर होने वाला है। जिसका था बेसब्री से इंतजार, वो घड़ी आ गई है, आ गई है, आ गई। चले बेटा, तो बिना देर किए हम जानते हैं कि थेल्स महोदय ने जो प्रमेय दिया है उस प्रमेय कहां प्रयोग होता है, कैसे इसको निकाला जाता है और कैसा होता है। ठीक है, कल हम लोग देखे थे त्रिभुज की समरूपता। दो त्रिभुज होंगे, दोनों त्रिभुज समरूप कब होंगे? जब उनके संगत कोण तथा उनके संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होगा। तो क्या होगा बेटा? समरूप होगा। आज हमें पढ़ना है उसके उनके प्रमेय, थेल्स के प्रमेय। क्या बेटा पढ़ना है? थेल्स का प्रमेय। प्रमेय नंबर 1। प्रमेय नंबर 1 बोल रहा है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा, ध्यान से समझना, अगर तुम नहीं समझोगे तो इस प्रश्नावली की कोई एक सवाल नहीं लगा सकते। पूरी सवाल इस थेल्स के प्रमेय पे आधारित है। ध्यान से समझिएगा। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। कहने का आशय यह है इसका, ध्यान से समझिएगा। चलिए हम आपको समझा देते हैं बेटा। प्रमेय फर्स्ट क्या बोलेगा, ध्यान से समझिएगा। थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं तो समझ में आएगा आपको। प्रमेय संख्या 1, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्या चलवा? इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्या है? इंपॉर्टेंट है। समझो ध्यान से, ध्यान से समझना। ठीक है, चलो। ये बोल रहा है, कह रहा है कि यहां नाम लिख देते हैं ए, यहां नाम लिख देते हैं बी, यहां नाम लिख देते हैं सी। बोल रहा त्रिभुज के किसी एक भुजा के समांतर अगर दूसरी रेखा खींची जाती है तो वह रेखा शेष दोनों भुजाओं को बराबर बराबर अनुपात में विभाजित करती है। मेरे कहने का आशय यह है कि बेटवा रे, कोई एक रेखा होगी जो इसको ऐसे काट रही है। मान लेते हैं कि यहां पे डी होगा, यहां पे ई होगा। ठीक है, काट दी, डी बिंदु पर विभाजित की है और इस रेखा को एसी को ई बिंदु पर विभाजित की है। तो बेटा कहना क्या है, यह कह क्या रहा है, चाहता ये क्या है? यह चाहता है, जिसको बोलते हैं सिद्ध की करना है। यह चाहता ये है कि एडी बटा के डीबी इक्वल टू एई बटा के ईसी आपस में क्या होगा बेटवा? बराबर होगा। ये मेरे को सिद्ध करना है। प्रमेय के बारे में आप जाने हैं, जो मैंने दिखाया है उसके बारे में आप समझे, लेकिन सिद्ध ये करना है। ध्यान से समझना। तो एक रचना करेंगे बेटा। क्या करेंगे? एक रचना करेंगे। ध्यान से देखिएगा। यहां से इस बिंदु से बेटा, इस बिंदु से रुक जाओ। इस बिंदु से इसे मैं एसी पर, सॉरी एबी पर एक लंब खींचूंगा। क्या खींचूंगा बेटा? लंब। और डी से
इस रेखा पर एक लंब खींचूंगा। ठीक है, ध्यान से समझना। यहां पे लंब है, ये यहां पे क्या है, लंब है, जिसका नाम लिख देते हैं, इसका नाम लिख देते हैं यन, इसका नाम लिख देते हैं यम। ठीक है, यन और यम। ए बेटा, एक बात ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इसको मिला दूं, यहां से लेकर यहां तक मिला दिया मैंने, यहां से लेकर यहां तक मिला दिया। आपको दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है आपको कुछ? तो ध्यान से देखिएगा बेटा, मैंने किया क्या, मैंने रचना किया, रचना, मैंने रचना में क्या किया, मैंने ये किया कि ए बी रेखा पर एक लंब खींचा ई से, क्या, एक लंब खींचा ई यन। मतलब मैंने रचना किया कि सॉरी रुक जाओ, मैंने एक लंब खींचा ईएन, किस पे लंब खींचा बेटा, ए बी पर, तथा दूसरा लंब खींचा बेटा, लंब खींचा मैंने दूसरा लंब, क्या, कौन सा लंब है, डीएम, लंब है किस पे, एसी पर, एसी पर। ठीक है, किस पे बेटा, एसी पर, एसी पर क्या है, लंब है। एक रचना और मैंने किया बेटा, क्या, तथा तथा बी से ई को व सी को डी सी से, ध्यान से लिखोगे ना तो समझ में आएगा, सी से डी को मिलाया। ठीक है, अब देखिए बेटा, इस वाले चतुर्भुज में ध्यान से देखिएगा आप लोग, डी ई सी बी, क्या, डी ई सी बी में देखिए दो त्रिभुज का निर्माण हो रहा है। पहला त्रिभुज क्या होगा, बी डी ई, क्या, बी डी ई, बी डी ई, और इसमें बात करिए, इसमें बात करिए, इसमें सी डी ई, सी डी ई, सी डी ई, इसमें भी बात करिए, बी डी ई, बी डी ई। मतलब क्या बेटा, कुछ समझ में आ रहा है, दोनों त्रिभुज का आधार सेम है, दोनों त्रिभुज का आधार क्या है बेटा, सेम है। ध्यान से समझिएगा, जब दोनों त्रिभुज का आधार सेम होता है तो दोनों का क्षेत्रफल भी आपस में बराबर होता है। ठीक, अब ध्यान से देखिए, अब बात करते हैं क्या, उत्पत्ति की, उपपत्ति, किसकी बात करते बेटा, उपपत्ति। उपपत्ति में मैं बात करने वाला हूं बेटा कि त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज तथा ये वाला त्रिभुज आपस में क्या होगा, बराबर होगा ना, ध्यान समझिएगा। क्षेत्रफल त्रिभुज बी डी ई तथा क्षेत्रफल त्रिभुज सी डी ई आपस में बराबर होगा। इतना बात ध्यान से समझिएगा, आप लोग ध्यान से सुनिएगा, बस केवल आप हमारा साथ देंगे, हम इसको बेहतरीन तरीके से हल करने का काम करेंगे। ध्यान से समझिएगा। और ऊपर की मैं बात करूं, ऊपर की, ऊपर केवल एक त्रिभुज है, केवल एक त्रिभुज है, उसका क्षेत्रफल चाहे ऐसे निकालिए चाहे वैसे निकालिए, चाहे ये वाला त्रिभुज लीजिए चाहे वो वाला त्रिभुज लीजिए, उसका क्षेत्रफल वही आएगा जो दूसरे वाले का आएगा। मतलब मेरे कहने का आशय यह है, अगर मैं बात करूं ए डी ई की मैं बात करूंगा तो मैं ये आधार इसको भी लेके और लंब इसको लेके हल कर सकता हूं।
या मैं इसको आधार लूंगा तो ये वाला लंब मेरे को लेना पड़ेगा, क्योंकि दोनों का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इसमें भी बराबर हो जाएगा। तो ध्यान से समझिएगा। अगर मैं बात करूं इसमें त्रिभुज त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल, BDE का क्षेत्रफल, BDE का क्षेत्रफल निकालेंगे 1/2। हम जानते हैं समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1 आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है, तो आधार क्या है ये मान लेंगे, आधार BDE में इसको मान लेंगे, क्या मानेंगे, इसको आधार मान लेंगे। क्या, बस केवल इसी में इसका क्षेत्रफल मैं पूछ रहा बेटा, इसका मैं क्षेत्रफल पूछ रहा। तो 1/2 आधार क्या हो जाएगा, BD हो जाएगा। क्या हो जाएगा, BD अगुने। अब लंब चाहिए मेरे को, 1 आधार गुणे ऊंचाई, तो लंब चाहिए, तो लंब क्या ये लेंगे। लंब का मतलब होता है कि जिस पे बताया जाता है बेटा उस पे 90 अंश का कोण बनता है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या लिखेंगे, EN। क्या लिखेंगे बेटा, EN। ठीक है, क्या आ जाएगा, EN आ जाएगा। अब बात करते हैं बेटा ये इसका क्षेत्रफल, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल 1/2। आधार क्या मान लेते हैं इसका, आधार ये मानेंगे, क्या मानेंगे बेटा, ये क्या AD। एक बार AD लेके करते हैं, जब AD लेंगे तो इसी आधार पे क्या ये लंब है, क्या है, EN। क्या बेटा, EN। इसको मान लेते हैं पहला समीकरण, इसको मान लेते हैं दूसरा समीकरण। अगर मैं बात करूं बेटा कि समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से, ध्यान से समझिएगा आप लोग। 1 और 2 की मैं बात करूंगा तो अगर मैं अनुपात निकालूं, त्रिभुज ADE ऐसे अगर आगे लगा देते हैं, ये तो आप समझ जाइएगा एरिया है, बटा के ये वाला त्रिभुज, एरिया ऑफ त्रिभुज BDC। ठीक है, इक्वल टू इसका क्या आया है, 1/2 AD गुने EN। ठीक है, बटा के 1/2 BD गुणे EN। EN से EN क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो एरिया क्या आया, त्रिभुज ADE बटा के एरिया त्रिभुज BDC बराबर क्या आया बेटा, ये 1/2 से 1/2 भी कट जाएगा। तो AD बटा के BD क्या आया, AD बटा के BD। इसको मान लेते हैं बेटा तीसरा समीकरण। ठीक है, इसको मान लेते हैं तीसरा समीकरण। ध्यान से समझिएगा आप लोग ना, ध्यान समझिएगा। ठीक, इसको ना, रुक जाइए, ये हिलेगा ही नहीं। चलिए करते क्या है, रुक जाओ, इसका देख लेते हैं एक बार। दिखाई दे रहा है आपको, आपको दिखाई दे रहा है ना, दिखाई दे रहा है। ठीक है, चल अब बात करते हैं बेटा, अब किसकी मैं बात करूंगा, अब इधर वाले पार्ट की मैं बात कर रहा। अब क्या करूंगा, त्रिभुज, ध्यान समझिएगा, त्रिभुज इधर वाला, क्या त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल, इधर वाला पार्ट, ये वाला त्रिभुज, ये वाले त्रिभुज की बात करेंगे तो 1/2 आधार क्या हो जाएगा, टोटल क्या हो जाएगा, टोटल होगा, चिरकुट कहीं का, यही ना होगा, ये त्रिभुज लिए तो आधार ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, EC। क्या हो जाएगा, EC गुने लंब का मतलब ये जो 90 अंश के कोण पे बने। ठीक है, क्या हो जाएगा, DM। क्या होगा, चला DM। ठीक है, इसको मान लेते तीसरा है तो इसको मान लेते चौथा समीकरण। ठीक है, अब फिर निकालेंगे बेटा क्या, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, DE का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 आधार सेम है, क्या AE गुने क्या हो जाएगा बेटा,
डीएम, क्या हो जाएगा डीएम। ये क्या हो जाएगा बेटा तीसरा, चौथा और पांचवा से। समीकरण नंबर ध्यान से समझिएगा, समीकरण नंबर 4 व 5 से, 4 व 5 से करते क्या है बेटा कि अनुभाग दे देते हैं। एरिया ऑफ त्रिभुज सी डी ई बटा के एरिया ऑफ त्रिभुज, सॉरी पहले इसको लिखते हैं ऊपर, क्या लिखेंगे बेटा त्रिभुज, एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई, लगते रहिए, लगते जिगर लगते रहिए बेटा, ए डी ई बटा के ये वाला क्या त्रिभुज, एरिया ऑफ त्रिभुज सी डी ई, ठीक, इक्वल टू 1/2 गुने इसी गुणे डीएम बटा के 1/2 ए गुने डीएम, डीएम से डीएम कैंसिल, 1/2 से 1/2 कैंसिल, ठीक है। तो एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई बटा के एरिया ऑफ त्रिभुज सी डी ई, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा इसी बटा के ए, इसी बटा के ई। ये क्या आया बेटा छठवां समीकरण। अब मैं तुलना करूं ए डी ई बी डी सी, यहां पे देखिए दोनों अनुपात का बी डी ई सी डी ई दोनों आपस में क्या है बराबर हैं। तो समीकरण नंबर 3 से, समीकरण नंबर 3 व 6 से जब ये इधर का आपस में बराबर होगा तो इधर का भी बराबर हो जाएगा। तो क्या आएगा बेटा ए डी बटा के बी डी इक्वल टू ईसी बटा के ए ई, क्या हो जाएगा बेटा ये आपस में क्या हो गया बराबर हो गया। यही मुझे क्या करना था सिद्ध करना था, ध्यान से लिखिएगा बेटा, यही मुझे क्या करना था सिद्ध करना था। क्या सिद्ध करना था ए डी बटा के बी डी इक्वल टू ईसी बटा के ए ई, ये मेरे को क्या करना था सिद्ध करना था, जो कि मैंने सिद्ध किया। लगा ना आपको आसान हो जाएगा आपके लिए केवल अगर आप ध्यान देते हैं तो, ठीक है। ये रहा आपका थेल्स का प्रथम प्रमेय, ध्यान से देख लीजिए, अगर स्क्रीनशॉट आप लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ठीक, अगर इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं आप तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलो ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ठीक है। चलिए बेटा बात करते हैं अब इसी थेल्स के प्रथम प्रमेय का 2 अनुप्रयोग भी है। अनुप्रयोग क्या क्या है मतलब प्रमेय का उपप्रमेय, प्रमेय का उपप्रमेय क्या कहेगा कि एडी बटा के कुल बतावा ए बी बतावा, फिर कहेगा ए बटा के कुल बतावा ए सी बतावा, ऐसे देगा। तो अब कैसे लगेगा देखिए, इस प्रमेय को आप याद रखे रहिए। प्रमेय हमारा क्या आया था एडी, क्या आया था प्रमेय हमारा, क्या आया था बेटवा, क्या आया था एडी बटा के डीबी, क्या डीबी इक्वल टू ए बटा के ईसी, यही आया था। इसका उपप्रमेय सिद्ध करते हैं, इसी से रिलेटेड है, ध्यान समझिएगा। एडी बटा के डीबी इक्वल टू ए बटा के ईसी, दोनों पक्षों में एक एक जोड़ने पर, मतलब एक जोड़ने पर, जब एक जोड़ेंगे बेटा एडी बटा के डीबी प्लस 1 इक्वल टू ए बटा के
EC प्लस 1। इसके नीचे कुछ नहीं तो भगवती माई, इसके नीचे कुछ ना तो भगवती माई। बतिया समझे? अब उतार लेंगे AD प्लस DB बटा के DB। क्या हो जाएगा बेटा? DB इक्वल टू, इसको करेंगे बेटा, इसको क्या करेंगे? AE प्लस EC बटा के, EC बटा के EC। ठीक है। अब देखिए AD बटा के, देखिए सॉरी क्या आया, देखिए AD बटा के DB, AD बटा के DB और AE बटा के AE प्लस AD प्लस DB AE प्लस EC बराबर लिख सकते हैं AB और AC। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? तो यहां पे देखिए AD बटा के DB सॉरी प्लस DB AE प्लस EC, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या बेटा? इसको लिख सकते हैं AB बटा के DB इक्वल टू, इसको क्या लिखेंगे बेटा? AC बटा के EC। ठीक है, ये आ गया, ये एक था। अगर मैं ऊपर की बात करूंगा, इसको पलटूंगा, इसको व्युत्क्रम करने पर, व्युत्क्रम करेंगे तो DB बटा के AB इक्वल टू EC बटा के AC, ये आ जाएगा आपका। फिर दूसरा उपप्रमेय, प्रमेय नंबर 2। कुछ नहीं करना, उसी को पकड़िए, चाहे इसी को पकड़ लीजिए, चाहे उसी को पकड़िए। क्या? AD बटा के DB, क्या रहा भाई? DB इक्वल टू AE बटा के EC। इसको पलट देते हैं व्युत्क्रम करने पर। जब व्युत्क्रम करेंगे बेटा तो DB बटा के AD इक्वल टू EC बटा के AE। दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, दोनों पक्षों में बेटा अगर हम एक जोड़ते हैं, दोनों पक्षों में अगर हम एक जोड़ते हैं बेटा तो क्या हो जाएगा? ध्यान से समझिएगा, DB बटा के AD प्लस 1 इक्वल टू EC बटा के AE प्लस 1। जब जोड़ेंगे तो क्या आएगा? DB प्लस AD बटा के AD इक्वल टू EC प्लस AE बटा के AE। ठीक है, इसको जब जोड़ेंगे ना बेटा तो क्या आएगा पता है ना? वही आएगा क्या? AB बटा के AD इक्वल टू AC बटा के AE। अब फिर से व्युत्क्रम करने पर पुनः, तो क्या हो जाएगा बेटा? AD बटा के AB इक्वल टू AE बटा के AC। यही करना था हमें सिद्ध, मैंने सिद्ध किया, आपने देखा मैंने कितना मेहनत किया। आप भी मेहनत करिए, आप दहाड़ दीजिए ऐसे ऐसे प्रश्नों को, तो हम चुटकियों में लगाएंगे यूं यूं यूं। ठीक है, मैं आशा करता हूं कि आपको यह समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको समझ में आया है, आपको लगे कि नहीं ये मेरे लिए आसान हो गया है, तो इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा तक लोगों तक शेयर करिएगा, ताकि लोग भी देखें, उनके लिए भी आसान हो जाए। किसी का भला करना जरूरी होता है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।